तो ये पहला चैप्टर होगा बेटा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग जैसे नाम से ही पता लग रहा है, व्हेन चार्ज विल बी इन स्टैटिक कंडीशन। व्हेन चार्ज विल बी इन स्टैटिक कंडीशन, चार्ज जब स्टैटिक कंडीशन में होगा तो हम लोग डील करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में। और जैसे ही चार्ज मोशन में होगा, देयर विल बी मोशन, तो जैसे ही चार्ज मूव करेगा तो ड्यू टू दिस मोशन ऑफ चार्ज देयर विल बी करंट इन ए कंडक्टर। और इंसुलेटर में चार्ज मूव नहीं करता, इसलिए इंसुलेटर में क्या होता है, करंट जीरो होता है, उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। कंडक्टर में चार्ज फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, उसके अपोजिट पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है। जैसे ही चार्ज मोशन में होगा देयर विल बी करंट, और करंट कहीं पे भी किसी कंडक्टर में होगा तो नियर अबाउट दैट देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड। तो वो फिर मैग्नेटिक में हम पढ़ेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रहा होता है, कोई क्लोज लूप होता है, तो देयर इज ए बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, फिर बाद में एसी सर्किट। ऑल दिस टॉपिक्स विल बी कवर्ड इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करते हैं, व्हेन स्टैटिक स्टैटिक इलेक्ट्रो चार्ज इन स्टैटिक कंडीशन। तो चार्ज जो भी इसमें डील किया जाएगा, चार्ज विल बी इन स्टैटिक कंडीशन। चार्ज विल बी इन स्टैटिक कंडीशन। ऑल दिस विल बी डिस्कस्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो सबसे पहले बात आती है कि चार्ज क्या होता है। स्मॉलेस्ट चार्ज क्या है बेटा, वन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.31 इंटू 10⁻31 kg। एक प्रोटॉन का चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और एक इलेक्ट्रॉन, ये वन प्रोटॉन का चार्ज हुआ, और एक प्रोटॉन का जो मास होगा, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है। तो स्मॉलेस्ट चार्ज तो कहीं पे भी, अब एक बात ध्यान देना कि जैसे चार्ज क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हुआ -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.31 इंटू 10⁻31 kg। प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है 1.6 इंटू 10⁻19। प्रोटॉन का मास होगा 1.67 इंटू 10⁻27 kg। अब देखो इंटरेस्टिंग बात, अगर मान लो कोई भी दो कंडक्टर हमने ले लिया, दो कंडक्टर ले रहे हैं, आइडेंटिकल आइडेंटिकल कंडक्टर हैं, और इस पे हम कह रहे हैं 100 प्रोटॉन है, 100 इलेक्ट्रॉन है। इस पे है 100 प्रोटॉन और 100 इलेक्ट्रॉन है। तो दो कंडक्टर है, दिस इज कंडक्टर 1, दिस इज कंडक्टर 2। इसमें बेटा 100 प्रोटॉन और 100 इलेक्ट्रॉन, इस पे 100 प्रोटॉन 100 इलेक्ट्रॉन, राइट। अब क्या होगा कि जैसे ही हम बात कहें कि अभी क्या है कि नेट चार्ज कंडक्टर 1 पे नेट चार्ज कितना है, जीरो। क्यों जीरो है, क्योंकि जितना 100 प्रोटॉन का चार्ज, चार्ज देखो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज और एक प्रोटॉन का चार्ज, दोनों का चार्ज सेम है। तो अगर 100 प्रोटॉन है तो 100 प्रोटॉन इंटू 100 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज पॉजिटिव हुआ, और 100 इलेक्ट्रॉन है तो 100 इंटू -1.6 इंटू 10⁻19, ये हुआ निगेटिव चार्ज। दोनों मिल करके जीरो हो जाएंगे कंडक्टर 1 पे, कंडक्टर 2 पे भी जीरो है, तो इसको हम कहेंगे न्यूट्रल है अभी आउटपुट। कंडक्टर 1 न्यूट्रल है, कंडक्टर 2 न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब नेट चार्ज इज जीरो। अब यहाँ पे देखना, ध्यान सुनना, हम बीच में पूछते रहेंगे नाम लेके, और कोई भी डाउट कहीं भी रहता है बेटा, एकदम बिल्कुल हेजिटेट मत करना कुछ भी, और पूरा एक एक चीज समझे जाओगे तो फिर कहीं कोई क्वेश्चन कर सकते हो, कुछ नहीं, सब आसान है। अब देखो बाई एनी मीन, अगर हम इसके 100, इसके 10 इलेक्ट्रॉन इस पे हमने ऐड कर दिया, 10 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो यहाँ पे क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो गया। अब इस पे जो फाइनल चार्ज हो गया वो कितना हो गया,
10 इलेक्ट्रॉन हो गया और 100 प्रोटॉन हो गया। इस पे हो गया 90 इलेक्ट्रॉन और 100 प्रोटॉन हो गया, 100 प्रोटॉन हो गया। तो अब मुझे बताओ कि जो कंडक्टर 1 है और कंडक्टर 2 है, कंडक्टर 1 और कंडक्टर 2 में किस पे चार्ज ज्यादा है? किस पे चार्ज? अब पहले तो न्यूट्रल था, पहले न्यूट्रल था, पहले न्यूट्रल था। कंडक्टर 1 पे नेट चार्ज 0 था, कंडक्टर 2 पे नेट चार्ज 0 था। अब हमने क्या किया कि कंडक्टर 1 जो है, कंडक्टर 1 पे पहले 100 प्रोटॉन था, 100 इलेक्ट्रॉन था, 100 इलेक्ट्रॉन था, तो नेट चार्ज 0 था। क्या किया, इस पे 10 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया, तो 110 इलेक्ट्रॉन हो गए और इस पे 100 प्रोटॉन हो गए। इसका मतलब इस पे हम कहेंगे कि निगेटिव चार्ज आ गया। किस पे निगेटिव चार्ज आ गया? कंडक्टर 1 पे। समझ में आ रही बात बेटा सबको? बोलो। यस 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 सर। तो 100 प्रोटॉन 110 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इस पे 10 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। इस पे हम कहेंगे निगेटिव चार्ज हो गया। कितना निगेटिव चार्ज हो गया? जो 10 इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज हुआ वही, क्योंकि 100 प्रोटॉन 100 इलेक्ट्रॉन को तो बैलेंस कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन का चार्ज बराबर है। तो जो 10 इलेक्ट्रॉन आया, इस पे हम कहेंगे जो एक्स्ट्रा चार्ज आया -10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 10 इंटू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज था -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो हम कह देंगे इस पे चार्ज आ गया -1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम चार्ज हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया। तो बेसिकली निगेटिव चार्ज, किसी भी ऑब्जेक्ट पे निगेटिव चार्ज होने का मतलब क्या हुआ कि उस पे इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया, उस पे इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ। अगर ऑब्जेक्ट पे निगेटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन उस पे ज्यादा है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही निगेटिव चार्ज होगा। अब देखो एक बात, जो जहां से 10 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया, कंडक्टर 2 की बात करें, कंडक्टर 2 की बात करें अगर हम, तो कंडक्टर 2 पे पहले 100 प्रोटॉन था, 100 इलेक्ट्रॉन था, तो नेट चार्ज 0 था। अब यहां से 10 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया गया, 10 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया गया, बचा इस पे कितना? 90 इलेक्ट्रॉन और 100 प्रोटॉन। इसका मतलब हो गया कि 90 इलेक्ट्रॉन और 90 प्रोटॉन तो न्यूट्रल कर दिए, ये दोनों मिलकर के न्यूट्रल कर दिए। इस पे एक्सेस पे क्या बचा? 10 प्रोटॉन। इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन गया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब हो गया इस पे जो चार्ज आएगा 10 इंटू एक प्रोटॉन, ये 10 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो हम कह देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। किस पे हो गया? कंडक्टर 2 पे। सेकेंड कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। पॉजिटिव चार्ज क्यों हुआ? क्योंकि वहां से 10 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया गया, 10 इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव हो गया। तो जिस जहां इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, देखो, और एटम का स्ट्रक्चर इतना बेसिक बेटा पता होगा कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, आउटर में इलेक्ट्रॉन रिमूव मूव कर रहे होते हैं, आउटर में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। तो जो कहीं पे भी कंडक्टर में हम ट्रांसफर कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं? यही इलेक्ट्रॉन को हम ट्रांसफर करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर का नहीं मूव करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर के प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं कहीं पार्टिसिपेट करते, ना कहीं रिमूव किया जा सकता है। तो हम क्या कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा। तो बेसिकली किसी भी कंडक्टर पे अगर पॉजिटिव, ध्यान से सुनो, किसी भी कंडक्टर पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, इलेक्ट्रॉन वहां से हटा लिया गया, रिमूव किया गया। किसी भी कंडक्टर पे पॉजिटिव, किसी भी कंडक्टर पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया, एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है। तो रिमूवल, कहीं पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, जहां कमी है इलेक्ट्रॉन की, जहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर तो वही है। किसी पे इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, किसी कंडक्टर पे इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज एक्सेस में आ जाएगा, तो उसको हम कहते हैं कंडक्टर पे नेगेटिव चार्ज है। तो नोट्स के उसमें ना पढ़े, हम सबको बेटा भेज देंगे, ये सारे एक पीडीएफ भेज देंगे, नोट्स अपने आप बना लेना, समझने पे ध्यान दो।
फिर नोट्स बना लेना डेली डेली, जो बात कहानी बता रहे हैं इस तरीके से किताब कॉपी में कहीं भी मिलेगा नहीं, कहीं भी आप इधर उधर देखोगे वो बात नहीं रहेगी। तो यहाँ पे सब एक एक चीज ध्यान, कुछ भी डाउट रहा करे पूछना। तो बेसिकली हम कहाँ क्या कंक्लूड किए कि अगर किसी भी कंडक्टर पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है तो इट विल बी निगेटिवली चार्ज, किसी भी कंडक्टर पे अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया है तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा। अब मुझे एक बात बताओ कि जैसे कंडक्टर 1 और 2 की बात कर रहे थे, कंडक्टर 1 और 2 में हम कंडक्टर 2 से, ये 2 है ये 1 है, कंडक्टर 2 से हमने इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ पे ट्रांसफर किए। पहले इस पे था 100 प्रोटॉन 100 इलेक्ट्रॉन इनिशियल, 100 प्रोटॉन 100 इलेक्ट्रॉन, और इससे हमने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से देखो सेकंड से हमने ट्रांसफर कर दिया, सेकंड से हमने 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, इस पे पॉजिटिव आ गया इस पे निगेटिव आ गया। अब बताओ कौन बता सकता है कि कंडक्टर 2 का मास दोनों का पहले तो सेम था, जब दोनों पे 100 प्रोटॉन 100 इलेक्ट्रॉन थे तो दोनों का मासेस सेम थे, दोनों पे नेट चार्ज 0 था, बॉडी न्यूट्रल थी। जब हमने 10 इलेक्ट्रॉन सेकंड कंडक्टर से फर्स्ट पे हमने ट्रांसफर किए, तब बेटा ये बताना है तुम्हें कि किसका मास ज्यादा होगा, बोलो किसका मास ज्यादा होगा? हर्षित, कार्बन का। हाँ बेटा, कार्बन का। 1 का मास ज्यादा होगा, वेरी गुड। 1 का मास ज्यादा होगा, इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कमी हुई, तो जो पहले मास था सेकंड का उससे कम हो जाएगा, और यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन का मास और ऐड हो गया। सेकंड का जो मास था कंडक्टर का इनिशियल, उस पे हम कह सकते हैं m इनिशियल, इनिशियल मास ऑफ कंडक्टर 2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन का जो मास है 10 इंटू 9.31 इंटू 10⁻31 kg, ये इसका फाइनल मास हो गया m2 फाइनल। तो सेकंड का मास इंक्रीज कर जाएगा m2 फाइनल, और m1 इनिशियल, इनिशियल वो फर्स्ट कंडक्टर का फाइनल मास होगा, m इनिशियल फर्स्ट का जो होगा दोनों सेम थे, माइनस 10 इलेक्ट्रॉन का मास कम हो गया 10 इंटू 9.31 इंटू 10⁻31 kg। तो एक चीज बात समझ में आई कि जो चार्ज होगा अबाउट चार्ज वी कैन राइट फर्स्ट, charge cannot be created, cannot be destroyed. Charge of universe will remain conserved. दूसरा हम कहेंगे, एक बात और ध्यान दो, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर चार्ज होगा तो हम कहेंगे प्लस माइनस एन ई, एन इज इंटीजर 0 1 2 3 4 5, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम कहें चार्ज कितना होगा तो चार्ज जो होगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होगा वो 10 इलेक्ट्रॉन 100 इलेक्ट्रॉन 1000 इलेक्ट्रॉन 0.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, वो उसका मल्टीपल होगा। समझ में आ रही बात बेटा? सर। अंगद समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। तो ये चार्ज की बात हो गई, तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज जो होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा। अब बात रही कि जैसे अगर कहीं पॉइंट चार्ज, पॉइंट का मतलब होता है कि जिसका डायमेंशन लेंथ विड्थ हाइट सब 0, यहाँ पे चार्ज क्यू अगर रखा हुआ है तो इसके कारण क्या होगा कि एक यहाँ पे देखेंगे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट वे दिखाई देंगी, मतलब जो हम आई से नहीं देख सकते, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी स्ट्रेट वे इन द सर्च ऑफ नेगेटिव चार्ज, इन सर्च ऑफ नेगेटिव चार्ज स्ट्रेट वे कहाँ पे जाके एंड होंगी? अगर पॉजिटिव चार्ज रखा है इनफाइनाइट पे एंड होंगी, इनफाइनाइट पे एंड होंगी। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स,
और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ये अगर पॉजिटिव चार्ज कहीं पे प्लेस्ड है, पॉजिटिव चार्ज कहीं पे प्लेस्ड है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकलेंगी और ये इनफाइनाइट तक जा रही होंगी, इनफाइनाइट तक इन द सर्च ऑफ नेगेटिव चार्ज। अगर कहीं पे नेगेटिव पॉइंट चार्ज रखा है, नेगेटिव पॉइंट चार्ज रखा है, नेगेटिव, तो क्या होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो इनफाइनाइट से आ रही होंगी, इनफाइनाइट से आएंगी और यहाँ पे एंड हो जाएंगी, इनफाइनाइट से आएंगी और इस पे एंड हो जाएंगी। इसको हम कहेंगे कि ये निगेटिवली चार्ज है। अगर निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये जो आएंगी ये इनफाइनाइट से आके यहाँ पे एंड कर जाएंगे। इसको हम कहेंगे यही इलेक्ट्रिक नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर कहीं पे देखो ध्यान से, अगर कहीं पॉजिटिव पॉजिटिव, कभी कभी यही क्वेश्चन आ जाता है, अभी मैं बताऊंगा कैसे आ जाते हैं। देखो जैसे कहीं पे पॉइंट चार्ज है Q, प्लस चार्ज है, और दूसरा पॉइंट चार्ज है Q, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी, ये अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन में, 4 ऑप्शन दे दिए जाए तो आप बता सकते हो। देखो कैसे बता सकते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, अब यहाँ भी निकलेंगी स्ट्रेट वे, तो ये बेंड हो जाएंगी। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रहेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रहेंगी तो ऐसे बेंड हो जाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होंगी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बेंड हो जाएंगी। इसका मतलब देख के लग रहा है कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगी, रिपेल करेंगी। तो जैसे जैसे हम दो पॉजिटिव चार्ज को पास में लेके आते जाएंगे तो ये इनके बीच रिपल्सिव फोर्स, कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इसको हम कहेंगे कि एक दूसरे को कट कर देंगी, मतलब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो ये हम कहेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज। अगर मान लो निगेटिव निगेटिव हो जाए, अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज Q है और निगेटिव चार्ज Q है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर पूछा जाए कैसे होगा, तब भी ऐसे होगा, बस डायरेक्शन क्या होगा बेटा, इनफाइनाइट से चेंज होकर के टुवर्ड्स पॉइंट चार्ज आएगा। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस चेंज होकर के टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज आएंगे, बस यही डायरेक्शन खाली चेंज हो जाएगा, इनफाइनाइट से आ रही होंगी और ये ऐसे बेंड कर जाएंगे टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव नेगेटिव है तब भी एक दूसरे को रिपेल कर रही है, तब भी एक दूसरे को रिपेल कर रही है। क्लियर? Yes, sir. यस अगर ये पॉजिटिव निगेटिव रहेगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव रहे, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट वे जाएगी और जा करके टर्मिनेट हो जाएगी यहाँ पे, फिर इधर जाएंगी और ये टर्मिनेट यहाँ पे हो जाएंगी, इधर से जाएंगी टर्मिनेट इधर हो जाएंगी। तो देखो यहाँ पे लग रहा है अगर पॉजिटिव निगेटिव है तो यहाँ से ये लग रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी, अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो क्या होगा कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो एक दूसरे को ये अट्रैक्ट कर रही होंगी। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव। अब इसी पे क्वेश्चन ये आया था कि अगर एक मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसके कॉर्नर पे 3 पॉइंट चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के प्लेस्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी ड्रा किया हुआ था, उसमें से ऑप्शन चूज करना था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो जैसे जा रही है या ऐसे बेंड कर जाएगी, ये जा रही है ऐसे बेंड कर जाएगी। कुछ नहीं बेटा, अब तुम्हें समझ में आ गया, कहीं भी एक दूसरे के इंटरसेक्ट ये नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बेंड कर जाएंगी। तो ऐसे बना हुआ था तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ड्रा था, तो वो हम दिखा सकते हैं किस तरह से होंगी। क्यों? क्योंकि अब तुम्हें बेसिक समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी। पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ऐसे रिपेल कर रही होंगी, उसमें कई ऑप्शन दिए थे, ये एडवांस में था, मैं बात एक बता रहा हूँ, तो दैट इज सिंपल, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है।
अब इसी को स्टडी करके कूलम्स ने बताया, कूलम साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने एक रूल दिया कि इफ 2 पॉइंट चार्जेस आर सेपरेटेड, if 2 point charges are separated, इन्होंने बताया कि if 2 point charges are separated at a distance r, q1 q2 सेम सेंस के हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, तो उनमें क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, एक दूसरे को रिपल करेंगे, निगेटिव निगेटिव होंगे तब भी रिपल करेंगे। इफ देयर इज डिस्टेंस बिटवीन देम इज r, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस q1 q2, जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर, f is inversely proportional to distance square, f is directly proportional to q1 q2 by r square। अगर इन दोनों कंबाइंड करें, f की वैल्यू हम कह देंगे, यहाँ एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k आएगा, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, k की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, दैट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अभी बताते हैं इसका डिटेल में कि क्या हुआ कि इफ suppose q1 is 1 coulomb, q1 is equal to q2 is 1 coulomb, r is 1 meter, तो ये देखा गया तो ये बेटा क्या हो गया कि q1 q2, यहाँ पे देखो, यहाँ पे q1 और ये है q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस है r, और इनमें जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, जब ये 1 कूलम रखा गया, 1 कूलम रखा गया, इनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर रखा गया, तो इसमें ये देखा गया कि जो फोर्स ऑफ रिपल्सन आ रहा है, दोनों पे जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, उसकी वैल्यू आई 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन। ये कूलम्स ने एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि अगर 1 कूलम चार्ज को 1 मीटर डिस्टेंस पे रखा जाए, तो उनके बीच जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है, दैट इज हैविंग मैग्नीट्यूड 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन। इसका मतलब जो इन्होंने बताया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल q1 q2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, तो यहाँ पे अगर इनको 1 1 रखा जाए तो k की वैल्यू इतनी होनी चाहिए 9 इंटू 10⁻9, तभी तो ये वैल्यू आएगी बेटा। समझ में आ रहा है? f की वैल्यू तभी आएगा 9 इंटू 10⁻9 ना। इसका मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो कांस्टेंट कहा गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू आई 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन। एप्सिलॉन नॉट को कहेंगे, एप्सिलॉन नॉट को कहेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू भी बता सकते हैं, क्योंकि 1/4 पाई, पाई इज नथिंग बट 22/7, 3.14। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 8.56 इंटू 10⁻−12। अब यूनिट बता सकते हैं, देखो यूनिट कैसे लिखेंगे, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट को लिख सकते हो q1 q2 अपॉन 4 पाई f r स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट हो जाएगा, न्यूमरेटर है कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, दिस इज यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। इसका इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे है, स्कूल पॉइंट से और एग्जाम पॉइंट से इसका डायमेंशन निकालने को आता है। डायमेंशन, यूनिट तो पता लग गया, तो यूनिट चार्ज कूलम है, कूलम का हम अगर पता रहे न्यूटन का मालूम रहे, मीटर का मालूम है, तो हम फिर इसका डायमेंशन लिख सकते हैं। ये डिटेल में कवर करेंगे, अभी हम बता रहे हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। और ये डायमेंशन अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। 1/4, अगर हम कहें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू कितनी आई, इसका अगर यूनिट पता लग गया कूलम स्क्वायर, तो इसका डायमेंशन कैसे लिखोगे बोलो? डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट,
डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट कैसे लिखोगे? कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन। न्यूटन होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको हम कह सकते हैं केजी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर। इसको कह सकते हो कूलम स्क्वायर अपॉन केजी मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर। इसको कह सकते हैं कूलम स्क्वायर सेकंड स्क्वायर अपॉन केजी मीटर क्यूब। कूलम सेकंड, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी होता है बेटा। चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम, और करंट का होता है डायमेंशन एम्पियर, मतलब ये ए से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट होती है करंट मेजर करने के एम्पियर, तो इसका डायमेंशन ए से लिखते हैं। तो क्यू का क्या लिख देंगे? डायमेंशन ऑफ चार्ज जो होगा चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम, दैट इज एम्पियर इनटू टाइम। ये डायमेंशन हो गया। तो यहां से हम लिख सकते हैं बेटा कूलम स्क्वायर मतलब हो गया ए स्क्वायर टी स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर है तो टी स्क्वायर अपॉन किलोग्राम मास लिखेंगे, मीटर क्यूब एल क्यूब, मीटर को होता है एल। अब इसका लिख दो ए स्क्वायर टी की पावर 4 एम की पावर -1 एल की पावर -3। ये हो गया इसका डायमेंशन। ठीक है बेटा। तो ये पॉइंट चार्ज के लिए बोला गया कि अगर 2 पॉइंट चार्जेस हैं, इफ 2 पॉइंट चार्जेस आर देयर, they have been separated at a distance r, q1 q2 at a distance r, उनके बीच जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा f, उसकी जो वैल्यू होगी दैट f will be equal to q1 q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। और रिपल्सिव फोर्स होगा अगर लाइक चार्जेस होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो दिस इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। अब देखो जैसे मान लो कि एक स्क्वायर है, उसके कॉर्नर पे ध्यान देना बेटा, यहाँ पे चार्ज है -q, इस पे चार्ज है q, इस पे चार्ज है q, और लेंथ है स्क्वायर के साइड का लेंथ है l। फाइंड नेट फोर्स, फाइंड F नेट एट -q। -q पे नेट फोर्स बताना है, कैसे बता सकते हैं? बोलो बेटा कैसे बता सकते हैं? देखो इस पे हम लिखेंगे, अभी अभी हम जो है अभी हमने -q और ये +q लिखा। -q और ये +q है, ठीक है। हेलो बेटा, समझ में आ रही बात यहाँ तक? यस सर। Yes. तो अब ये -q पे फोर्स लिखना है, तो एक तो हम कहेंगे कि जो ये 1 पॉइंट पे रखा है, 1 पॉइंट पे, वो इस पे फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन। प्लस है और माइनस है तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो -q पे राइटवर्ड फोर्स लगेगा, -q पे नेट फोर्स पूछा गया है। और जो 2 पॉइंट पे q चार्ज रखा है, इसके कारण एक फोर्स लगेगा और वो इस डायरेक्शन लगेगा। ठीक है बेटा, इसको हम कह सकते हैं F1, इसको कह सकते हैं F2। तो F1 क्या लिखोगे? F1 क्या लिखोगे? Sir, KQ square by L square. हाँ वेरी गुड, KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, ये हो गया फर्स्ट। K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, Q1 Q2। देखो यहाँ पे हम निगेटिव
ये नहीं लिख रहे हैं, F इज इक्वल टू के Q1 माइनस Q इंटू प्लस Q अपॉन L स्क्वायर लिखेंगे। तो हम अभी इसको हम क्यों नहीं निगेटिव लिख रहे हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी ये कह रहे हैं कि इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो डायरेक्शन इसका मतलब हमने कंसीडर कर लिया, नहीं तो क्या होता, रिपल्सिव फोर्स था Q1 Q2, तो रिपल्सिव का अपोजिट आ जाता निगेटिव के कारण, तो रिपल्सिव का अपोजिट क्या हो जाता, अट्रैक्टिव। तो हमने मैग्नीट्यूड लिया और डायरेक्शन यहाँ पे फिगर में मेंशन कर दिया, तभी हमने राइट वर्ड बनाया। अगर ये भी पॉजिटिव होता तो इस पे हम कहते हैं कि फोर्स लेफ्ट वर्ड लगता ना बेटा, इसलिए F1 लिख दिया हमने के मैग्नीट्यूड Q1 मैग्नीट्यूड Q2 अपॉन L स्क्वायर। डायरेक्शन डिसाइड किया कि ये पॉजिटिव निगेटिव है तो राइट वर्ड लगेगा, क्योंकि दोनों के बीच अट्रैक्टिव होगा। ऐसे ही F2 के लिए हम कह सकते हैं, F2 के लिए क्या कहोगे, F2 की वैल्यू वही आ जाएगी के Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, ये हो जाएगा सेकेंड। ठीक है बेटा, F2 दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, सिंस F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू के Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसको दोनों 90 डिग्री पे है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इनका हम रिजल्टेंट बताएंगे, फिर हम लिखेंगे इनका रिजल्टेंट। तो F नेट कहेंगे, दिस इज F1 दिस इज F2, और इसका हम कहेंगे F नेट जो होगा वो रिजल्टेंट होगा F नेट, और ये क्या हो जाएगा F1 F2 यहाँ पे भी लिख सकते हो बेटा, दोनों 90 डिग्री पे हैं। एक बात यहाँ पे देख लो, ये आगे जरूरत पड़ेगी कि जैसे अगर वेक्टर सम किया होगा कि अगर एक वेक्टर है P दूसरा वेक्टर है Q, उनके बीच का एंगल है थीटा, इनका रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा है सबने, पढ़ा है या नहीं पढ़ा बेटा? यस सर। नहीं भी मालूम है तो ये अभी तो लर्न करो, फिर जिनको नहीं मालूम बताएंगे, हम प्रूफ भी करवा देंगे, लेकिन ये किया होगा वेक्टर में। देखो तो ये जो रिजल्टेंट येलो से बनाया है, इन दोनों का रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है, अगर P और Q दो वेक्टर हैं, वेक्टर मतलब फोर्स हो सकता है, मोमेंटम हो सकता है, जितने भी फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी हैं, if two vector are acting at a point and making angle theta between them, then resultant या net R can be written as under root P square first vector square plus second vector square plus 2 time PQ into cos theta, और जो ये P से एंगल बना रहा है अल्फा, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, और जब हम कहें ये एंगल कितना होगा tan अल्फा, दैट विल बी इक्वल टू Q sin थीटा होता है अपॉन P प्लस Q cos थीटा। तो यहां से अल्फा आ जाता है, यह हम लिखते हैं अल्फा इज tan इनवर्स Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। ठीक है बेटा, तो ये जो है, ये मालूम है कि नहीं मालूम है, ये बताओ, बोलो बेटा। अनन्या पता है, अंगद, यस सर। यस सर। हर्षित, यस सर। परीक्षित, यस सर। अनन्या पता है ना बेटा? यस सर। हाँ, तो ये बेटा मालूम होना चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू हम बता देंगे Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। तो यहाँ पे देखो कि इनके बीच का एंगल क्या था, 90, इनके बीच का एंगल था 90। तो F नेट जब लिखेंगे तो F1 F2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और ये के Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, के की वैल्यू बाद में रख देंगे 1/4πε0। तो हम कहेंगे F नेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट F1 स्क्वायर F स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos ऑफ 90, cos 90 कितना होता है, cos 0। 90 जीरो होता है, जीरो होता है बेटा, sin 91 होता है, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। तो F नेट आ गया अंडर रूट 2F स्क्वायर या रूट 2 टाइम F, रूट 2 टाइम F। बेटा एक सेकेंड होल्ड,
तो बेटा हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आर इज अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 PQ कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया इसका, आवाज क्लियर आ रही है बेटा सबको? हेलो। यस यस सर। हाँ, तो यहाँ पे ये दोनों क्या एक्ट कर रहे थे, किस एंगल पे, 90, तो √2f हो गया। और f की वैल्यू हम लोगों ने लिखा KQ² बाई L स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √2 KQ² अपॉन L स्क्वायर। इसको लिख सकते हो √2 अपॉन 4πε0 Q² अपॉन L स्क्वायर। ठीक है। तो ये बेटा आ गया रिजल्टेंट फोर्स आ गया एफ नेट। और ये एंगल अगर हम कहें कि ये अल्फा मान लेते हैं, तो अभी हमने क्या बताया, tan अल्फा इज इक्वल टू Q साइन थीटा। Q की जगह पे क्या है, F2, और उसकी वैल्यू है एफ साइन 90, थीटा तो यहाँ 90 है, अपॉन P की जगह आ गया, दिस इज नथिंग बट P की जगह आ गया, और ये है एफ पी प्लस Q cos 90, Q की वैल्यू भी F है, तो F cos 90। ठीक है बेटा, तो इसको tan अल्फा इज F sin 90, F अपॉन F प्लस F cos 90 कितना होता है, 0, cos 90 0 होगा बेटा, तो F अपॉन F प्लस 0, तो ये 1 आ गया, tan अल्फा 1, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, 45। अल्फा 45। क्या नाम बेटा आपका, संगत। नंगन, हाँ वेरी गुड, सही कर रहे हो, तो एकदम बिल्कुल सही। सब लोग बोला करो बेटा, सभी बोला करो। ये तो जैसे हो गया पॉइंट चार्ज के लिए हमने बात किया, और ये हम सबको भेज देंगे, इसकी चिंता मत करना नोट्स बनाने की। जैसे मान लो अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, देखो ध्यान से, इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे रख दिया जाए 3 पॉइंट चार्ज, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। क्यू चार्ज है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू है, लेंथ एल है, साइड लेंथ एल है, और इस पे हम कह दें ये माइनस कह दे रहे हैं। नेट फोर्स फाइंड एफ नेट एट माइनस क्यू पे उस पे नेट फोर्स बताना है, कितना होगा नेट फोर्स बेटा, तो क्या कहोगे, एक फोर्स इधर हो जाएगा, इस पे अट्रैक्टिव होगा F1, एक फोर्स इधर हो जाएगा F2, अट्रैक्टिव हो जाएगा ना बेटा। तो ये हम कह सकते हैं F1 जो होगा वो क्या होगा, F1 इज के Q1 Q2 Q² अपॉन L स्क्वायर। यहाँ पे क्या कहोगे, F2 क्या कहोगे, के Q² अपॉन L स्क्वायर। ठीक है, ये बेटा समझ में आया सबको? यस। यस सर। अब इनके बीच का, इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो एक फोर्स हो गया मैग्नीट्यूड F है, और एक फोर्स हो गया इसका भी मैग्नीट्यूड F है। लेट F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F मैग्नीट्यूड, लेकिन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो हम क्या कहेंगे, दोनों का रिजल्टेंट जो होगा, नेट जो फोर्स होगा वो इनके बीच का होगा। एफ नेट लिखने का तरीका हमने बताया था, एफ नेट दैट इज इक्वल टू अंडर रूट P² प्लस Q² प्लस 2PQ कॉस थीटा। तो यहाँ पे ये P है, ये है Q, PQ दोनों सेम है, तो P², यहाँ पे P² हम कहेंगे F² प्लस Q², प्लस 2 टाइम PQ, P इंटू Q इंटू cos 60 होता है 1/2, cos 60 डिग्री होता है 1/2। एफ नेट कह देंगे, एफ नेट जो आएगा वो हो जाएगा अंडर रूट F² प्लस F², और ये cos 60 2F² cos 60, 2F² cos 60 1/2 कैंसिल हो गया, ये हो गया अंडर रूट 3F²। इसको हम कह सकते हैं F√3, या इसको लिख दिया जाए √3F। ठीक है, √3 F की वैल्यू क्या होगी,
एफ यहाँ पे देखो बेटा, हमने के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, और के इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हम कहेंगे एफ नेट जो होगा, एफ नेट होगा दैट इज इक्वल टू √3 क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर। ये बेटा समझ में आया सबको? ये हो गया नेट फोर्स, नेट फोर्स। अब इस पे नेट फोर्स हुआ, इसका डायरेक्शन अगर हम पूछे, डायरेक्शन क्या होगा बताओ? एफ इज के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, और ये एफ है, ये भी एफ है, इनके बीच 60 डिग्री है। इनका रिजल्टेंट हम लोगों ने लिखा, अभी एफ नेट आ गया, एफ नेट आ गया, जो भी हम लोगों ने दिखाया ऊपर, नेट फोर्स, नेट फोर्स √3 क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर। अब ये एंगल अल्फा कह दें, tan अल्फा क्या लिखोगे? ये हो गया P, ये हो गया Q, और थीटा हो गया 60 डिग्री। तो tan अल्फा क्या लिखोगे? हमने बताया था Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा, Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। तो Q की जगह यहाँ क्या हो गया? F tan अल्फा, Q साइन थीटा, Q लिखोगे F साइन 60, थीटा इज 60 अपॉन P की जगह है F, मैग्नीट्यूड सेम है, प्लस Q इज F cos थीटा, cos 60, साइन 60 होता है, F कैंसिल हो जाएगा बेटा, F साइन 60 इज √3/2 अपॉन F 1 प्लस cos 60 इज 1/2। ये देखो F कैंसिल हो गया, तो tan अल्फा आ गया, tan अल्फा इज एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड F, जिसको हम P कह रहे हैं। तो tan अल्फा आ गया √3/2 अपॉन 3/2, 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 1/√3। तो tan अल्फा इज 1/√3, अल्फा इज tan इनवर्स। ये बताओ tan अल्फा 1/√3, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? 30 डिग्री। तो रिजल्टेंट आ गया, और इनका ये बेसिकली एफ अगर सेम होंगे तो ये बाइसेक्टर होगा, तो ये बाइसेक्टर होगा, वही 30 डिग्री आ गया, और एफ नेट की वैल्यू ये आ गई। यहाँ तक बात सबको समझ में आई बेटा? Yes, sir. Yes. Yes, Yes, sir. sir. हाँ, अब देखो क्या करना है कि जैसे मान लो, अब आपको बताना है, ये मान लो कि हम यहाँ पे कहें कि हेक्सागन है, पॉइंट चार्जेस की बात कर रहे हैं अभी, पॉइंट चार्जेस की। यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे रखा है -Q चार्ज, और यहाँ पे एक चार्ज Q है, यहाँ पे एक चार्ज Q है, यहाँ पे एक चार्ज Q है, और इस पे चार्ज है, इसको कह दें -Q, इस पे कह दें Q, यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q। तो फाइंड नेट चार्ज, फाइंड नेट फोर्स F net at -Q, which is placed at center, which is placed at center, which is placed at center. Which is placed at center. कौन कौन बता सकता है? साइड लेंथ दिया है A, साइड लेंथ हेक्सागन है तो साइड लेंथ सबका सेम होगा। जो सेंटर पे चार्ज -Q है उस पे फोर्स बताना है। if 1/4 पाई, अगर ये कहा जाए F इज इक्वल टू
क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। तो अगर हम कहें कि जो नेट फोर्स है जो नेट फोर्स पूछा गया है एट माइनस क्यू, नेट फोर्स है माइनस क्यू, उस पे माइनस क्यू पे नेट फोर्स, इफ एफ नेट एट माइनस क्यू इज एक्स एफ, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड एक्स। समझ में आ रही बात ना? बताओ Yes. एक्स की क्या वैल्यू होगी। इंटीजर टाइप के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। अब एक्स की वैल्यू बताओ, सब लोग एक बार सोच के ट्राई करो। Sir, 2. X is equal to 2. हाँ, किसका किसका आंसर आया बेटा? Anjali. Sir, Angad. संगत, अंजलि Yes. और अंजनी, हर्षित तुम्हारा आया बेटा? Yes, sir. दीक्षित, ऋषित, ऋषित समझ में आ रहा है बेटा? Yes. तुम्हारा क्या आंसर आया? हर्षित तुम भी बताओ। 2 yeah. अनन्या, बिल्कुल सही बताया, एक्स की वैल्यू 2 होगी। वेरी गुड। देखो ध्यान से बेटा, एक्स इज इक्वल टू 2, बिल्कुल सही आंसर है बेटा। ध्यान दो सब लोग, ये देखो प्लस क्यू, जो प्लस क्यू है ये माइनस क्यू पे, ध्यान देना सब लोग। ये जो प्लस क्यू है माइनस क्यू पे फोर्स इधर लगाएगा, माइनस क्यू पे इस डायरेक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ये भी प्लस क्यू माइनस क्यू पे वही फोर्स लगाएगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन लगाएगा, तो ये कैंसिल हो गए ना बेटा? समझ में आ रही बात? Yes. प्लस क्यू और ये जो माइनस क्यू, सेंटर पे माइनस क्यू रखा है, इस माइनस क्यू और ये प्लस क्यू के कारण क्या होगा? माइनस क्यू पे इस डायरेक्शन में होगा फोर्स, और ये प्लस क्यू के कारण इस पे इस डायरेक्शन में होगा। ये भी इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल हो गया। ये चारों के कारण तो फोर्स हो गया 0, इनके कारण, इनके कारण, इनके कारण, ड्यू टू दिस। अब ये दो बचे केवल, अब ये दो बचे, देखो ध्यान से। माइनस क्यू के कारण ये माइनस क्यू है, ये भी माइनस क्यू है, तो बेटा इस पे राइट वर्ड लगेगा फोर्स, रिपल्सिव लगेगा, और ये प्लस क्यू माइनस क्यू के कारण अट्रैक्टिव लगेगा, तो इसी डायरेक्शन लगेगा। समझ में आ रही बात बेटा? Yes, sir. बस बात ये आई फाइनली। और ये हेक्सागन में ध्यान देना है, हेक्सागन में ये साइड लेंथ, सब साइड लेंथ सेम होगा, सब साइड लेंथ सेम होगा। ए की वैल्यू, ये जो साइड लेंथ है ये सेम होगा। अब यहाँ पे ये बचा कि यहाँ पे माइनस क्यू एक रखा है, माइनस क्यू, और यहाँ पे माइनस क्यू रखा है, यहाँ पे है प्लस क्यू, और इनके बीच का डिस्टेंस है, इनके बीच का डिस्टेंस है ए, यहाँ पे भी डिस्टेंस है ए। तो ये जो माइनस क्यू है सेंटर पे, उस पे फोर्स बताना है। माइनस क्यू के कारण एक फोर्स लगेगा राइट वर्ड, रिपल्सिव, और प्लस क्यू के कारण इस पे फोर्स लगेगा राइट वर्ड। दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसको कहें F1, इसको कहें F2। तो F1 होगा, F1 ये राइट वर्ड कह रहे हैं निगेटिव के कारण, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। F2 होगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, निगेटिव के पॉजिटिव के कारण ही तो डायरेक्शन बेटा हमने ऐसे दिखाया। एफ नेट कह देंगे तो F1 प्लस F2, तो 2k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो एफ नेट कहेंगे तो ये हो जाएगा 2q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ऐसे दिया है, एफ की वैल्यू दिया है इफ एफ इज q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, if f is equal to q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, तो इसको हम कह सकते हैं ये हो जाएगा 2 टाइम f। तो यही दिया था एक्स एफ, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। इंटीजर टाइप क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। समझ में आ रही बात बेटा?
Yes, sir. तो यहाँ पे Yes. हम बात क्या कर रहे हैं, अभी हमने क्या देखा, क्या सीखा कि एक तो चार्ज की प्रॉपर्टी देखी कि चार्ज जो भी कहीं किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज होगा, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब हो गया डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज का मतलब हो गया एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कहीं पे भी पॉइंट चार्जेस हैं, किसी पॉइंट चार्ज पे नेट फोर्स पूछा जाए तो ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज हम वहां पे फोर्स लिखेंगे, फिर उनकी वेक्टर सम करेंगे, फिर उनका वेक्टर सम करेंगे, तो वी विल बी गेटिंग नेट फोर्स ऑन दैट चार्ज पार्टिकल। तो ड्यू टू पॉइंट चार्जेस ये बात हो रही है, ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। लेकिन अगर यही पॉइंट चार्ज नहीं रहा, अगर मान लो कि जैसे हम कहें यहाँ पे कि एक पॉइंट चार्ज क्यू है, ये हम कहते हैं स्मॉल पॉइंट चार्ज क्यू यहाँ पे प्लेस्ड है, और इसके एंड से ए डिस्टेंस पे एक रॉड प्लेस है, रॉड का लेंथ हम कहते हैं एल है, इसका लेंथ जो है दे दिया गया एल, और इस पे क्यू चार्ज थ्रू आउट लेंथ डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पे क्यू चार्ज थ्रू आउट लेंथ डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू चार्ज। अब ये पॉइंट चार्ज क्यू है और यहाँ पे कैपिटल क्यू है, ये पॉइंट चार्ज नहीं है। पॉइंट चार्ज अगर होता तो हम डायरेक्ट कहते हैं कि के Q1 Q2 बाई ए स्क्वायर, यही कहते हैं ना बेटा। तो अब इनके बीच अगर फोर्स ऑफ रिपल्सन पूछा जाए तो कैसे बताएंगे, कौन बता सकता है, कैसे सोचेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे, दैट इज मेन पॉइंट। बोलो बेटा। सर स्मॉल चार्ज को सर डी क्यू मान लेंगे। स्मॉल चार्ज को DQ मान लेंगे। यस सर, तो फिर इंटीग्रेशन से सर नहीं, बात सही कह रहे हो बेटा, इंटीग्रेशन से करेंगे, बिल्कुल सही। लेकिन क्यू पॉइंट चार्ज है बेटा, तो इसको तो हम मान नहीं सकते, तो पॉइंट चार्ज है ही है। अगर एक पॉइंट चार्ज क्यू होता और दूसरा पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू होता और कुछ इनके बीच का डिस्टेंस होता, तो फिर हमें कुछ करना ही नहीं था, डायरेक्ट हम कहते हैं के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, दोनों पॉजिटिव होते तो हम कहते रिपल्सिव लग रहा। समझ में आ रही बात बेटा। तो यहाँ पे क्या होगा, क्यू चार्ज इज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्यू चार्ज इज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट लेंथ। तो ये पॉइंट चार्ज नहीं है। अब ध्यान देना, अगर हम यहाँ पे कहें कि पॉइंट चार्ज यहाँ ले लें, स्मॉल चार्ज ले लें इस पे, या पॉइंट चार्ज यहाँ ले लें, तो हर एक पॉइंट चार्ज के कारण जो इस पे फोर्स लग रहा होगा वो अलग अलग लगेगा ना बेटा। क्यों अलग अलग लगेगा, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज का डिस्टेंस जो हो रहा है, स्मॉल चार्ज DQ, पॉइंट चार्ज को हम DQ कहते हैं, डेल्टा क्यू टेंडिंग टूवर्ड जीरो, तो इसी को हम डेल्टा क्यू को रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट इज 3 लाइन मतलब सिमिलर, इसको कहते हैं DQ। समझ में आ रही बात बेटा सबको। Yes, sir. तो ये DQ हो गया। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें पॉइंट चार्ज चाहिए, पॉइंट चार्ज है नहीं, तो हम कहेंगे कि भाई एक काम करते हैं हम लोग कि जो क्यू चार्ज है, जो क्यू चार्ज है एल लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम कहें इस पे चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, दैट मींस क्यू चार्ज इज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। आगे सबका एप्लीकेशन ज्यादा होगा, इसको कहते हैं लैम्डा से डिनोट करते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसको लैम्डा में लिखते हैं Q बाई एल, कूलम पर मीटर। ठीक है बेटा, Yes, sir. कूलम पर मीटर। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो एक पॉइंट चार्ज है हमारा स्मॉल q, यहाँ से ये a डिस्टेंस है, और दूसरा जो हमारा a डिस्टेंस है, और यहाँ से हम कहेंगे कि एक है ये लेंथ है l, लेंथ है l, इस पे चार्ज दिया गया है q, इस पे चार्ज दिया गया है q चार्ज दिया गया है। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई एल। अब हम क्या कर रहे हैं, Q पॉइंट चार्ज से x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट ले रहे हैं dx का, dx लेंथ, dx बहुत छोटी क्वांटिटी होगी, टेंडिंग टूवर्ड जीरो बट नॉट जीरो, तो dx पे जो चार्ज होगा उसको हम कह सकते हैं dq डैश, बहुत स्मॉल पॉइंट चार्ज।
मतलब डी क्यू डैश को हम पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। समझ में आ रही बात बेटा? तो Yes. डी क्यू डैश कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू डी एक्स। समझ में आ रही बात? हेलो? Yes. yes sir. dq dash is lambda dx, charge per unit length into dx, तो q by l into dx, तो ये हो गया dq dash। अब dq dash और q के बीच हम फोर्स लिख सकते हैं, तो इनके बीच जो फोर्स होगा वो स्मॉल फोर्स होगा df, उसको हम कह देंगे df, दैट इज इक्वल टू k q1 इंटू q2 dq dash अपॉन एक्स स्क्वायर। रिपल्सिव फोर्स है तो df लिखेंगे k q इंटू डी क्यू डैश इज लैम्डा dx, लैम्डा की वैल्यू रख देंगे अपॉन एक्स स्क्वायर, तो k q लैम्डा ये कांस्टेंट हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, इसको कहेंगे df। तो x की लिमिट क्या लेंगे बेटा? x जब लोअर लिमिट लेंगे तो क्या लोगे? x की लोअर लिमिट बोलो, x की लोअर लिमिट क्या होगी? a होगा तो ये dx यहाँ पे आ जाएगा। मैं समझ गया यहाँ से डिफिकल्ट हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा इसको। अपर लिमिट क्या होगा? ये dx कहाँ तक पहुंच जाए? ये एलिमेंट यहाँ इस एंड तक पहुंच जाए, तो ये लेंथ a प्लस एल हो जाएगा। इसका लेंथ एल है ना बेटा? तो ये एलिमेंट यहाँ से शुरू होकर के, यहाँ से स्टार्ट होकर के एलिमेंट यहाँ पहुंच जाए, तो ये x की लोअर लिमिट है a और x की अपर लिमिट हो जाएगी a प्लस एल। तो इसको इंटीग्रेशन पढ़ा है या नहीं? अंगद, yes sir. अनन्या, हर्षित, रक्षित, ऋषित, बोलो बेटा। इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है। लैम्डा की वैल्यू रखेंगे q बाई एल। बोलो पढ़ा है बेटा, सर पढ़ा है बताओगे? सर, वो कई बार प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम हो जाती है इसमें। अच्छा, उसमें अप्लाई करने में दिक्कत होती है, राइट? यस सर। समझ गया, कोई बात नहीं है, वो हम करवाएंगे। इसको होमवर्क में रखो, ऐसा नहीं है कि हमने जो है इसको कंप्लीट किया, समझ लो हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया। बेसिकली ये तुम्हारे होमवर्क में क्वेश्चन था। वैसे 1.5 आवर की क्लास हुआ करेगी, लेकिन आज जो है हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। थोड़ा सा रिवाइज करना और आगे आगे तक के पढ़ना। हम फिर इसका मॉड्यूल भी सॉफ्ट कॉपी भेज देंगे, उससे आगे आगे तक का पढ़ना। एनसीईआरटी बुक का रीडिंग मार लेना बेटा, थोड़ा सा सब मेहनत करोगे, टाइम कम है, और तुम्हें 12th का 11th का भी रिवाइज करना है, और सब धड़ाधड़ करेंगे तो तब होगा, क्योंकि और बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है ये लाइफ का। 11वीं 12वीं स्पेशली। अब इसके बाद जो चूक किया बहुत पीछे हो जाएगा। जो बढ़िया एक बार कॉलेज में घुस गया, इंटर कर गया, 12th में जम के कर दिया, फिर उसका लाइफ बल्ले बल्ले, फिर आगे बिल्कुल 10 लोगों को तुम समझाओगे, कोई तुम्हें मतलब तुम ही से सब सलाह लेंगे, ये समझ लो सिचुएशन ये है। तो आज यहीं पे एंड करते हैं, और मैं ये पूरा भेज दूंगा सबको, और जो ये होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ इसको अपने आप करना, और आगे आगे तक का पढ़ के आना। आगे आगे तक का जो हम पढ़ाएंगे हम पहले बता दिए। पहला लेक्चर ये रहा। दूसरा क्या होगा कि लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है, रिंग होगा, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे। अब इसी के आगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आगे का एक बार रीडिंग मार लेना। स्कूल का तो पहले निपट जाएगा, और बाकी कंपटीशन का सब जबरदस्त। फिर क्वेश्चन ये मत सोचो फिजिक्स में बहुत ज्यादा 1000 क्वेश्चन करने, 500 100 200 करने, कुछ नहीं करने। अगर समझ में आ गया दुनिया जान का कोई भी क्वेश्चन होगा तो तुम्हें लगेगा कि ज्यादा आता है। और हर एक को कह रहा हूँ, ज्यादा आता है, सब कुछ मालूम है, उस तरह क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं, ये कह रहा हूँ। जो नहीं मेहनत करेगा फिर वो गड़बड़ कर देगा। ठीक है, मैं इसको भेज दूंगा, और बाकी हम टाइम टेबल ग्रुप में ऐड कर दे रहे हैं। सब लोग हमारे नंबर पे अपना जो ग्रुप में ऐड करना है, जिस पे एक बार जाएगा तो सबके पास पहुंच जाएगा, वो अपना अपना मैसेज कर देंगे इंडिविजुअल, बाद में नंबर चेंज नहीं होगा। तो सोच समझ के जो नंबर आपके लिए रहे, मतलब चेंज होगा इन केस ऑफ स्पेशल केस, लेकिन रोज रोज वो नहीं होगा। उस पे असाइनमेंट, होमवर्क और क्लास का इंफॉर्मेशन सब कुछ वही जाएगा। तो आज हम इसी पे एंड कर रहे हैं। कुछ एक तो लेट हो गए और टाइम पे रहेंगे। और अपना मैसेज, हमारा नंबर मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, 9990385916। इस पे मैसेज कर देंगे जो नंबर ग्रुप में ऐड करना है।
और उस पे ये हम नोट्स भेज दिया करेंगे, तो एक ही बार में इंडिविजुअल सबको नहीं भेजना पड़ेगा। और कहीं पे भी किसी को कुछ भी दिक्कत होगी तो पूछिएगा। तो आज का क्लास यहीं पे एंड होता है, और बाकी हम आगे का मैथ का और आगे बताएंगे। अभी फिजिक्स का हम और आगे से क्लास 1.5 आवर की हुआ करेगी, ठीक है। ओके बेटा, टेक केयर। जितना बताया उतना एकदम बिल्कुल अच्छे से कर लेना, और आगे आगे पढ़ के आना होगा सबको। ये मैं पहले बता रहा हूँ, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। डन। Thank you, sir. यस सर। यस हाँ, फिर ये देख लेना क्वेश्चन हम सबको कह रहे हैं, अनन्या, अंगद, अंजलि, अंजनी, हर्षित, ऋषित, कहीं का भी क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें ज्यादा मालूम होगा, उस तरह क्वेश्चन नहीं दिखेंगे। ये हमारा एकदम 100, मतलब अब मैं क्या बताऊं, बाकी तो जानते ही हैं कुछ। तो ठीक है बेटा, बाय, टेक केयर। और थैंक यू नंबर सर। अपना भेज देना, मैं ग्रुप बना के फिर मैं नोट्स शेयर करता हूँ, वैसे कर दूंगा, ठीक है। यस सर। ठीक है, ओके बेटा, बाय, टेक केयर, थैंक यू सर। वेलकम। नमस्ते। खुश रहो बेटा, खुश रहो।